अच्छा फील कर रहे हैं, डिजिटल होने की वजह से इतने लोगों से बात कर पा रहे हैं। और सबसे पहले आप सब लोगों से ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप सब बिल्कुल परफेक्ट एलओएस में हैं और इंडिया की जो सबसे अच्छी वन ऑफ द बेस्ट एलओएस को बिलोंग करते हैं। बीडी पांडे जी, श्याम उपाध्याय जी हम लोगों के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं और हम लोगों की सक्सेस में इन लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और अम्बरीश एंड मोनिका जी के बारे में हम क्या बात करें कि अम्बरीश जी को पता नहीं होगा, लेकिन जो मेरी दूसरी मीटिंग थी इस बिजनेस में आने के बाद, सेकंड मीटिंग जो मैंने अटेंड करी थी वो अम्बरीश जी की अटेंड करी थी। और उस दिन से ही मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था वहाँ पे भी, और तब से लेकर आज तक। और हमारी टीम में एक प्लेटिनम है जिन्होंने उनकी सीडी सुन के, जो शुभ लाभ के नाम से सीडी है, तो सुन के डिसीजन लिया था कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। आज वो प्लेटिनम है। तो आप देखिए कि ये बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना इम्पैक्ट करता है एक दूसरे को। तो आप लोग बहुत बढ़िया एलओएस में हैं। जो भी आपके क्लाइंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली आप लोगों को वही करना है। हम लोग भी जो आज बात करेंगे वो जो हम लोगों ने सिस्टम से सीखा है वही बात करेंगे। फिर भी कुछ भी चीज़ आपको अगर नई लगती है, ऐसी जो आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको अप्लाई करने से पहले एक बार अपने अप्लायंस प्लेटिनम या और जिनसे आप सीख रहे हैं उनसे ज़रूर एक बार आप चेक कर लें, तभी आप उसको अप्लाई करें। तो मैं अपनी बात जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ उसको बताने के लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो जब मेरे, जैसे मैंने कहा कि मेरे ब्रदर ने मुझे इस बिज़नेस में स्पॉन्सर कर दिया था, लेकिन मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था इस बिज़नेस को करने का। बस वो उन्होंने कहा था तो मैं स्पॉन्सर हो गया था। लेकिन जब हमारे अपलाइन रॉबी मैनी लुधियाना से लखनऊ आए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई और ये जो इतना पैकेज के बारे में मैंने बात किया वो सब उन्होंने बताया। तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बिज़नेस को बिल्ड करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में था, जो मैंने रॉबी जी से पूछा था, वो ये था कि मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कैसे करूँ। क्योंकि हम लोगों की फैमिली में हम लोगों को जो एजुकेशन दी गई है, जो हम लोग बड़े हुए हैं, वो डिफरेंट स्किल्स के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। जैसे हम लोगों को बचपन से सिखाया गया था कि ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन होगा पढ़ने से, जबकि इस बिजनेस में जस्ट इसका उल्टा करना होता है। तो उन्होंने उस टाइम ब्रिट सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया, मुझे ब्रिट सिस्टम के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि अभी वो सब छोड़ दो, जस्ट तुम एजुकेट हो इस सिस्टम से। तो इनोसेंटली हम लोग भी कई बार लोगों से कहते हैं, लेकिन लोग अपना माइंड कई बार यूज़ करते हैं कि हम क्यों ब्रिट सिस्टम को फॉलो करें, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो मैंने क्या किया, उस टाइम काफ़ी सारे सीडीज सुनी, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और ये जानने की कोशिश करी कि ये ब्रिट सिस्टम में ऐसा क्या है कि ये मुझे बताएगा कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो पहले मेरा जो थॉट था ब्रिट सिस्टम को लेकर वो ये था कि ये सिर्फ मुझे कुछ स्किल बेस्ड टीचिंग्स देगा। ब्रिट सिस्टम से मैं कुछ स्किल्स सीख सकता हूँ कि आप कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, सिर्फ यहाँ तक सीमित होगी वो एजुकेशन जो है। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पर सिर्फ स्किल बेस्ड टीचिंग नहीं है, एक प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग है। मतलब ब्रिट सिस्टम आपको कुछ प्रिंसिपल्स सिखाता है जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करते हैं। और ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे प्रिडिक्टेबल का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल्स हर इंसान पे लागू होते हैं और हर कंडीशन में लागू होते हैं। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, वो अगर कोई मोटा आदमी छत से कूदेगा तो भी नीचे गिरेगा, कोई पतला आदमी छत से कूदेगा तो भी नीचे ही गिरेगा, कोई अमीर आदमी कूदेगा तो भी नीचे गिरेगा, गरीब आदमी कूदेगा तो भी नीचे गिरेगा, क्योंकि वो एक सिद्धांत पे आधारित है। अगर कोई उस लॉ को नहीं मानता है, कहता है कि मैं ग्रेविटी के लॉ को नहीं मानता हूँ और 10वीं मंजिल से कूद जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे नहीं गिरेगा। तो प्रिंसिपल्स के साथ ये बहुत अच्छी बात होती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको मानते हैं नहीं मानते हैं, आप कैसे हैं कैसे नहीं है, वो सब पे लागू होता है। तो ये जब मुझे ये समझ में आया कि ब्रिट सिस्टम वो प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है जो हमें कामयाब बनाएंगे, तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर भी लागू होंगे और हमारी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होंगे। बस फर्क ये है कि हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने इस सिस्टम से स्किल्स तो थोड़ी बहुत सीखी जो सीखी, लेकिन बहुत सारे प्रिंसिपल सीखे हैं जिनको फॉलो करके हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल आज हम लोग आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने सीखे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने सीखे हैं और वो प्रिंसिपल ये है कि वो ये कहता है कि टू मेक द फर्स्ट सर्कल राइट। जैसे जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं ना तो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। अभी तो खैर डिजिटली हम लोग आदमी की फोटो बना देते हैं, लेकिन जब पेपर पे प्लान दिखाते थे तो सर्कल्स ड्रॉ करते थे। तो
उसमें एक पहला सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो कई बार जब नए लोग होते हैं ना, तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि पहला सर्किल कौन है। कई बार लोगों को लगता है कि पहला सर्किल मेरा अपलाइन होगा, कई बार लगता है लोगों को कि मेरा डाउन लाइन होगा, लेकिन बहुत देर में समझ में आता है कि वो पहला सर्किल हम खुद होते हैं। तो कई बार लोग अपलाइन को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डाउन लाइन को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस दिन आप खुद को करेक्ट करना सीख जाते हैं, उस दिन आपका बिजनेस करेक्ट होने लगता है। इसको समझाने के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि फादर होते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, घर से काम कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप पे। तो उनका 3-4 साल का बच्चा होता है जो बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो वो उसको इंगेज करने के लिए क्या करते हैं कि वर्ल्ड का मैप होता है, उसको फाड़ देते हैं, कई टुकड़ों में फाड़ के उसको देते हैं, बोलते हैं कि इसको तुम फिक्स करके लेके आओ। तो उनको लगता है कि अभी वो 3-4 घंटे तक बिजी रहेगा, लेकिन वो क्या करता है कि 3-4 मिनट में ही उसको फिक्स करके ले आता है। तो फादर को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी कैसे उसने फिक्स कर लिया। तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने इसको कैसे ठीक किया। तो वो कहता है कि वर्ल्ड मैप के पीछे एक इंसान की फोटो थी, तो जब मैंने इंसान की फोटो फिक्स करी तो पूरा वर्ल्ड अपने आप फिक्स हो गया। तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि वो इंसान जिसको बच्चे ने फिक्स किया, इस बिजनेस से वो हम खुद होते हैं, और वो वर्ड जो पीछे बना हुआ है तो वो हमारी पूरी टीम होती है। तो जिस दिन हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं ना, हमारी पूरी टीम अपने आप फिक्स हो जाती है। अब इस प्रिंसिपल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ग्रिड सिस्टम ने एक पिन बनाई हुई है जिसको कहते हैं 100% पिन। 100% पिन एक ऐसे पिन है जो ये बताती है कि आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100% पिन को अचीव करने के लिए आपको किसी डाउनलाइन की जरूरत नहीं है। आपके खुद की एक्टिविटीज वो दिखाता है कि आप खुद अपने आप को कितना ठीक कर रहे हैं, आप किस जोन में हैं, वो ये दिखाता है। तो आज हम लोग 100% पिन के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो हम लोग अपनी टीम में सिखाते हैं कि पहला काम लोगों को क्या करने की जरूरत है, खुद को ठीक करने की जरूरत है, जिसके लिए उनको सबसे पहले 100% पिन पे जाने की जरूरत है। अब उसमें 3-4 स्टेप्स हैं उसके, जिसमें से पहला स्टेप ये है कि 100 पॉइंट्स का बिजनेस फर्स्ट वीक में करना। ये 100% पिन कहती है कि आपको 100 पॉइंट्स का बिजनेस फर्स्ट वीक में करना आना चाहिए। बहुत बार लोगों को लगता है कि ये कोई बिजनेस नहीं है, मतलब बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं बिजनेस को, लेकिन ये प्योर एक बिजनेस है। तो यहाँ पे बिजनेस जब हम करते हैं तो ही हमको रिवॉर्ड सारे मिलते हैं। तो 100 पॉइंट्स का बिजनेस फर्स्ट वीक में हमको क्यों करना जरूरी है और हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मेरी वाइफ बात करेंगी, फिर हम आगे की कुछ और चीजें आपको बताएंगे। तो मैं माइक अपनी वाइफ को देता हूँ, वो इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन। और जैसा अभी हस्बैंड बात कर रहे थे कि 100% पिन के बारे में, तो 100% पिन में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है 100 PV पर्सनल एवरी मंथ, है ना। तो एवरी मंथ का मतलब ये है कि अगर इस चीज को अगर हम ये समझें कि अगर हम एक बिजनेस में हैं और बिजनेस में जब तक हम प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे और हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, तो हम पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स हो चाहे जितने भी पॉइंट्स का बिजनेस हो, हम उसको कैसे कर सकते हैं, है ना। या कोई भी बिजनेसमैन होता है वो हमेशा प्रॉफिट देखता है। तो सबसे पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक बिजनेस में, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे रिवॉर्ड इस बिजनेस के देखते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि हम इस बिजनेस में हैं, लेकिन हम एक बिजनेस करने आए हैं, है ना। तो बिजनेस करने आए तो हमेशा हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो 100 PV पर्सनल जो है पॉइंट है वो प्रॉफिट गेन करने के लिए ही है ना। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक तो ये क्यों करना चाहिए, है ना, 100 PV पर्सनल क्यों करना चाहिए और हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्यों करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट गेन करना है अपने बिजनेस में, और हम जो करेंगे हमारी टीम भी वही चीज करेगी। जैसा हमें सिस्टम से सीखते हैं कि हम जो बोलते हैं कि हम अपने डाउनलाइन को बोलते हैं कि भाई आप 100 PV कर लीजिए, लेकिन अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमारा डाउनलाइन नहीं करेगा। तो हमें कहना नहीं है, हमें करके दिखाना है। तो हम उसको करेंगे कैसे, और करने के लिए तो बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, आप नॉलेज लीजिए, है ना, आप सीखिए, लोगों से शेयर करिए, है ना। आपने जो प्रोडक्ट्स को यूज किया उसको लोगों से शेयर करिए, है ना। लोग आपके फीलिंग्स को देखते हैं, है ना। तो उनको ये लगता है कि हाँ अगर इनको ये बेनिफिट मिल रहा है तो उनको आपको ये बेनिफिट मिल रहा है तो ये बेनिफिट उनको भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। आप रिटेल तो बहुत इजीली कर सकते हो, और आज के डेट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं लोगों से शेयर करने के लिए, 100 पॉइंट्स के आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसको करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अब बिजनेस में आ गए तो हमें बिजनेसमैन के जैसे सोचना है
क्योंकि हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट देखता है, और इस बिजनेस में अगर आप कंज्यूमर माइंडसेट से सोचेंगे तो आप इस बिजनेस में प्रॉफिट आप गेन नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आप ये सोचिए कि जैसे कि हम सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो पेप्सी का जो मालिक होगा या कोक का जो मालिक है ना, ये दोनों मालिक हैं। तो पेप्सी अगर सस्ती हो जाती तो कोक का मालिक क्या पेप्सी नहीं पीना स्टार्ट कर देगा ना, वो हमेशा कोक ही पिएगा अगर कोक कॉस्टली है तो भी। क्यों? क्योंकि वो कोक को ओन करता है। वैसे ही हम एमवे बिजनेस के सारे प्रोडक्ट्स को ओन करते हैं। तो अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना है, तो हमें अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, और 100 पॉइंट्स को यूज करना बहुत ईजी है ना। दूसरा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम कैसे कर सकते हैं 100 पीवी। तो फ्रेंड्स, कॉस्टली तो आप मार्केट के जो प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे होंगे पहले, वो भी कोई बहुत सस्ते नहीं थे, वो भी बहुत अच्छी कॉस्ट में आते हैं, और कॉस्ट दोनों की हम पे करते हैं। लेकिन हमें मिलता क्या है? उन प्रोडक्ट से तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आज इन प्रोडक्ट से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है ना। लाइफ में, फ्यूचर में बहुत होप दिखता है ना, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है कि बहुत सारी चीजें हम इससे अचीव कर सकते हैं, ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी है जो हमें एमवे प्रोडक्ट्स के थ्रू मिलती है। इसीलिए अगर आप कॉस्ट देखते हैं तो उससे मिलने वाली चीज भी देखिए, सिर्फ कॉस्ट को मत देखिए, है ना। अगर आप उससे मिलने वाली चीज को भी आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि 100 पॉइंट्स का बिजनेस करना क्यों जरूरी है, और इस तरीके से करके आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी के जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो हस्बैंड बात करेंगे, सो हस्बैंड को देती हूँ मैं। तो अगर एक्चुअली वाकई में बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो एक हैबिट डालनी है कि 100 पॉइंट्स का बिजनेस फर्स्ट वीक में करना है, जो हम लोग अपनी टीम में सिखाते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके 3 पॉइंट्स आते हैं 100% टीम के, वो ये आता है कि आपको एसओसीडी तो होना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी पैक्स आ गए हैं जिसमें आपको एसओसीडी तो मिलती है, प्लस आपको बहुत सारे उसमें और भी सीडी के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पैक तो होना चाहिए, प्लस बुक ऑफ द मंथ तो होना चाहिए, प्लस जो मीटिंग्स होती हैं जो आपके अपलाइन रेकमेंड करते हैं और जो हमारा सिस्टम रेकमेंड करता है उसमें आपको कनेक्टेड होना चाहिए। अभी नए लोगों के दिमाग में बहुत बार आता है कि ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है और प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो फिर ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो थोड़ा सा वैसे समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये महसूस करने की बात है कि इन चीज़ों से लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन मैं आपको 3-4 ऐसे कारण बताने की कोशिश करूँगा जो जिसके बिना आप इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ से हो सकती हैं जब आप कनेक्टेड होंगे सीरीज, बुक्स और मीटिंग से, और अपलाइन की मेंटरशिप से जब कनेक्टेड होंगे। लेकिन 100% टीम में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे नए लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। पहला उसमें से रीजन है क्लैरिटी ऑफ विजन। क्लैरिटी ऑफ विजन का मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी बैठे होंगे आपको अपने सामने कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है कोई दीवार होगी, कोई चीज़ रखी होगी। अगर मान लीजिए कोई इंसान आके बोले कि वो इसे सामने नहीं रखी हुई है, आप उस पर यकीन नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि चीज़ रखी हुई है। अगर 10 लोग बोल दे नहीं रखी है फिर भी आप नहीं मानेंगे, अगर 100 लोग बोल दे नहीं रखी फिर भी आप नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन। लेकिन एमवे बिजनेस में क्या होता है, कई बार जब हम आते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे 10 लोग बोल दिए कि ये बिजनेस जो है अच्छा नहीं है, हम इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो विजन था, क्लैरिटी ऑफ विजन था, वो क्लियर नहीं था। आप ऐसे समझिए जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में इतना सारा पैसा और इतना सारा टाइम क्यों लगाते हैं। आप अगर नर्सरी से स्टार्ट करिए और पूरा आप अगर देखिए ग्रेजुएट होने तक कितना पेन पेरेंट्स लेते हैं, कितना बच्चे लेते हैं, कितना सारा पैसा खर्च होता है, क्योंकि पेरेंट्स को वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ विजन होता है। उनको ये विजन क्लियर होता है कि अगर इतने साल हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये विजन क्लियर होता है, इसलिए उतना सारा पेन लेते हैं। जब क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होता है तो हमारा फोकस जो है वो चैलेंजेस पे आने लगता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब विजन क्लियर होता है तो अब जैसे देखिए बच्चों को पढ़ाई में चैलेंज आता है तो ऐसा नहीं हम बोलते हैं ना बच्चों को कि चलो पढ़ाई छुड़वा दो। हम ट्रैक पे रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि चैलेंज को कैसे हम ओवरकम करके वापस से बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि जंगल में एक कुत्ता जो होता है खरगोश को दौड़ा रहा होता है। तो वो दौड़ते दौड़ते खरगोश क्या करता है, एक बिल के अंदर चला जाता है। तो जब वो कुत्ता देखता है कि वो बिल के अंदर चला गया है तो वो कुत्ता बिल के बाहर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि वो खरगोश वहाँ से निकले और मैं उसको खाऊंगा। तो बहुत देर हो जाती है लेकिन वो खरगोश निकलता नहीं है बाहर। अभी उस कुत्ते को देख के वहाँ पर कुछ और कुत्ते इकट्ठा होने लगते हैं जिन्होंने उसको अंदर जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस कुत्ते को देख के वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसे 20-25 कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं।
लेकिन जब बहुत देर होने लगती है तो कुछ कुत्ते जो हैं वो छटने लगते हैं, हटने लगते हैं, और लास्ट में सिर्फ एक ही कुत्ता बचता है। आप लोग गैस कर सकते हैं वो कुत्ता कौन होगा जिसने उस खरगोश को बिल के अंदर जाते हुए देखा था। इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ विजन। मतलब जब उसका विजन क्लियर था तो उसने क्विट नहीं किया, और बाकी सबका जब विजन क्लियर नहीं था तो वो क्विट कर गया, क्योंकि वो उसको देख के आए थे। ऐसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों को देख के आ जाते हैं, मतलब कि सक्सेसफुल लोगों को देखा और वो बिजनेस में तो आ गए, लेकिन उनका खुद का विजन क्लियर नहीं हुआ। तो जब चैलेंजेस आते हैं या जब थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज में, तो जैसे बाकी के वो कुत्ते छटने लगे ना, हटने लगे, ऐसे वो हटने लगते हैं इधर उधर, और लास्ट में वही बचता है। लास्ट में मतलब प्लेटिनम, एमराल्ड, डायमंड तक वही बचता है जिसका जो क्लैरिटी ऑफ विजन जिसके अंदर डेवलप हो जाता है। अब ये क्लैरिटी ऑफ विजन कैसे डेवलप होता है? देखिए, जब मैं इस बिजनेस को जब मैंने देखा था ना, तो पहली बार जब उसको बताया गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्कीम है। मतलब मेरा विजन जो है उतना डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन जब मैंने सीरीज काफ़ी सारी सुनी, जब बुक्स पढ़ी, मीटिंग्स काफ़ी सारी अटेंड करी, तो वो विजन क्लियर होना स्टार्ट हुआ। तो बिना सिस्टम से कनेक्ट हुए आपको स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी और विजन डेवलप नहीं हो पाएगा, और आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है। अभी देखिए हम लोगों का विजन इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी हमारा बेटा है, तो हम लोग 40 साल के बाद कैसा अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं जब हमारा बेटा उस उम्र में पहुंच जाएगा, ये हम लोग अभी से ही विजन कर पाते हैं। ये 40 साल के बाद हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, ये विजन आज हम लोग कर पाते हैं। इतना क्लैरिटी और विजन आ गया है थ्रू सिस्टम। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहें सिस्टम से, वरना वो चीज़ आपके अंदर नहीं आ पाएगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बिना इस बिजनेस में को करना बहुत मुश्किल है, वो है चैलेंजेस को हैंडल करना। जैसे बहुत बार लोग इसलिए रीजंस देते हैं कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने चैलेंजेस को सामने रखते हैं कि हम इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हम इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, या हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम है, या हमारे पास फैमिली का प्रॉब्लम है। तो उनके कहने का मतलब क्या होता है कि जो लोग ग्रो कर पा रहे हैं उनके पास चैलेंज नहीं आ रहा है, इसलिए वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं, और हम इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे हैं कि हमारे पास चैलेंज आ रहा है, ये वो कहना चाहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? ऐसा होता है कि जो ग्रो कर रहा है उसके पास चैलेंज नहीं आते? ये तो वही बता सकता है जो ग्रो किया है। हम लोग ये बता सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से कि जितनी बड़ी पिन पे जो जाने लगता है ना, उतने बड़े बड़े चैलेंजेस वो फेस करता है। हम लोग यहाँ तक आए हैं तो हम लोगों ने प्लेटिनम से ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। जो लोग डायमंड गए हैं उन्होंने हमसे भी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि उन चैलेंजेस पे उनके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। जैसे जो लोग लाइफ में इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सेम चैलेंज में उनके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं, और जो लोग इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं सेम चैलेंज में उनके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। इसको समझाने के लिए एक इक्वेशन बताई जाती है जिसको कहते हैं E/R इक्वल्स टू O। E/R इक्वल्स टू O, E फॉर इवेंट्स, R फॉर रिस्पॉन्स एंड O फॉर आउटकम। तो ये समझाया जाता है कि जो इवेंट्स होते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारे साथ क्या घटने वाला है। जैसे किसी के बच्चे छोटे हैं तो आप उसको बड़ा नहीं कर सकते ना, वो तो अपने टाइम से ही बड़े होंगे। तो वो, या किसी को टाइम नहीं मिल रहा है तो वो तो ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इवेंट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आर जो होता है रिस्पॉन्स, उस पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दें कि हमारे बिजनेस में एक लोग आए थे जो जब बिजनेस में आए थे तो बहुत एक्साइटेड थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे ही उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई वो मीटिंग में आना बंद कर दिए। जैसे ही उनका बच्चा हुआ बिजनेस से बाहर चले गए। और सेम सिचुएशन दूसरे कपल के साथ हुई जो आज प्लेटिनम हमारी टीम में। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए कि अभी मेरा बच्चा आने वाला है तो अभी हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जब बच्चा हुआ तो और ज़्यादा सीरियस हो गए कि ये बड़ा होगा तो इसको हम सब कुछ दे सकें। तो देखिए दोनों का आउटकम अलग हुआ ना, क्योंकि रिस्पॉन्स अलग हुआ। दोनों के सिचुएशन सेम थे लेकिन रिस्पॉन्स अलग होने की वजह से आउटकम अलग हो गया। एक बंदा प्लेटिनम बन गया, एक बंदा बिजनेस से बाहर हो गया। तो अब ये रिस्पॉन्सेज जो है वो हमें कौन सिखाता है कि हमको कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है, वो डेवलप होता है सिस्टम से। जैसे हम लोगों को नहीं पता था कि हमको कैसे मतलब हम लोग जिस इतने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में हम लोग ग्रो हुए हैं बचपन से,
कि हम लोगों ने बहुत चैलेंजेस फेस नहीं किए थे, मतलब ग्रेजुएट होने तक बहुत चैलेंजेस फेस नहीं कर पाए थे, क्योंकि फादर के थ्रू हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि हाँ प्रैक्टिकली चैलेंजेस क्या होते हैं, लेकिन सिस्टम के थ्रू वो मेंटल मसल्स जो होती हैं ना, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं आपकी कि आप सीख जाते हैं कि आपको किसी भी चैलेंज में कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो अगर आप सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप फेलियर आदमी की तरह रिस्पॉन्स करेंगे और आप इस बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप कनेक्टेड होंगे तो आपकी मेंटल मसल्स इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आप जो है वो रिस्पॉन्सेज सक्सेसफुल आदमी की तरह करने लगेंगे। इसलिए ज़रूरी है एसओसीडी पे रहना, बुक्स पे रहना, मीटिंग्स पे रहना। तीसरा जो कारण हम लोग को लगता है वो है फेथ एंड बिलीव। फेथ एंड बिलीव का मतलब क्या है कि कई बार लोग कहते हैं कि हम लोगों से बात तो कह रहे हैं लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। सवाल ये है कि जो आप बात कह रहे हैं वो कितने फेथ के साथ कह रहे हैं। जैसे आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो 3 हवाई जहाज खड़े हैं मान लीजिए, और तीनों के सामने उसके पायलट खड़े हुए हैं, और आपको मुंबई जाना है और तीनों जहाज मुंबई जाने वाले हैं। आप पहले पायलट से पूछते हैं कि आप मुंबई जा रहे हो, तो कहता है कि अभी श्योर नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरे से पूछते हैं कि क्या आप मुंबई जा रहे हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा मुंबई जाने की। तीसरे से पूछते हैं क्या मुंबई जा रहे हो, बोलता है कि हाँ डेफिनेटली मैं मुंबई जा रहा हूँ और ये मेरा फ्लाइट रूट है और मैं ऐसे आपको लेके जाऊँगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको स्नैक्स वगैरह भी मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी फ्लाइट में जाएंगे, तीसरी वाली में जाएंगे ना। मतलब क्या हुआ कि सवाल यहाँ पर जहाज का नहीं है, सवाल पायलट का है। तो जहाज एमवे है और पायलट हम है। तीसरे में आप क्यों जाएंगे, क्योंकि उसकी बात में आपको फेथ एंड बिलीव नजर आया और पहले दोनों की बात में आपको डाउट नजर आया। और फेथ एंड बिलीव के साथ अच्छा ये है और प्रॉब्लम भी ये है कि वो कंटेजियस होता है, मतलब संक्रामक होता है। जैसे कोविड-19 संक्रामक बीमारी है ना, ऐसे फेथ एंड बिलीव संक्रामक होता है, मतलब वो एक इंसान से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। अगर आप डाउट में हैं तो जिससे आप बात कर रहे हैं ना वो भी डाउट में चला जाएगा। अगर आपका फेथ और बिलीव बहुत स्ट्रांग है तो दूसरा आदमी जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी अपने आप फेथ और बिलीव आ जाएगा आपकी बातें सुन के। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए एक इंसान का बिलीव कितना बड़ा चेंज ला सकता है, अगर इसको आप समझें तो महात्मा गांधी जब इंडिया में आए थे तो इंडिया 200 साल तक गुलाम था, 200 साल से गुलाम था। मतलब उस टाइम जो भी लोग जिंदा रहे होंगे वो गुलामी में ही पैदा हुए होंगे, क्योंकि कोई 90-100 साल का भी रहा होगा तो गुलामी में ही पैदा हुआ होगा। तो लोगों को ये बिलीव भी नहीं था कि हम आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी बहुत स्ट्रांग बिलीव के साथ इंडिया में आए कि नहीं हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। तो उस एक आदमी के बिलीव ने पहले कुछ लोगों को बिलीव दिलाया कि आप आज़ाद हो सकते हो, फिर कुछ 100 लोगों को बिलीव दिलाया, फिर कुछ लाख लोग हुए, फिर ऐसे करोड़ों लोग हो गए। एक पूरा बहुत बड़ा समूह बन गया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा। तो एक इंसान का बिलीव जो है वो ऐसे देखिए कितने लोगों को बिलीव दिला सकता है। यही चीज़ बिजनेस में होती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी टीम में कितने लोग बिलीव करते हैं ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, सवाल ये है कि आपका बिलीव कितना स्ट्रांग है। आपका बिलीव स्ट्रांग होगा तो कल को 10 लोग बिलीव करने लगेंगे, फिर 100 लोग हो जाएंगे, फिर 1 लाख लोग हो जाएंगे। तो ये फेथ और बिलीव लाने के लिए आपको सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा। देखिए जब मैं इस बिजनेस में आया था ना तो मेरा फेथ इतना कम था कि मुझे इस बिजनेस में ये भी नहीं यकीन था कि मैं कभी 3 और 6% जा पाऊंगा। लेकिन आज सिस्टम की वजह से फेथ लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है कि बिजनेस में जो क्राउन लेवल है ना, हम लोगों को जो क्लैरिटी और विजन की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग को बिल्कुल क्लियर दिखता है कि हम लोग एक दिन क्राउन हो जाएंगे। तो ये फर्क होता है। देखिए डाउट से फेथ का कन्वर्जन वो सिस्टम के थ्रू होता है, जैसे जैसे आप कनेक्टेड होते जाते हैं सिस्टम से। और एक चीज़ और है जो हम लोग को लगती है, ये सीडीज बुक्स एंड मीटिंग जो हैं ये हमारे बिजनेस में इसको टूल्स कहा जाता है। टूल्स की परिभाषा क्या है, कि कोई भी चीज़ जो आपका काम आसान बनाए उसको टूल्स कहते हैं। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में एक बात लिखी हुई है कि इस बिजनेस में हम लोग मैसेज नहीं होते, मैसेंजर होते हैं। कई बार लोग खुद मैसेज बनने की कोशिश करते हैं, मतलब खुद सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप सबसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे जब मैं बिजनेस में आया तो मेरी उम्र 19 साल थी, तो मेरे से जो 40 साल का कोई इंसान होगा वो नहीं रिलेट कर सकता ना, उसको लगेगा कि 19 साल का बच्चा हमको क्या सिखाएगा। तो इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि हम अगर वहाँ हम मैसेज बनने की कोशिश करें और उसको सिखाने की कोशिश करें तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम मैसेंजर हैं, हम उसको कनेक्ट करते हैं उस चीज़ से जिससे वो रिलेट कर सकता है, और वो कौन है, वो सिस्टम है। हमारे सिस्टम में ऐसी बुक्स हैं, सीडीज हैं, मीटिंग्स हैं। जैसे एक लोग हमसे मिले थे जो
ज़रूरत से ज़्यादा बोलते थे, तो अभी हमें उनको सिखाना था। तो अगर मैं उनसे बोल देता कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आपको नहीं बोलना चाहिए इतना, तो पक्का वो मेरे से फिर नाराज़ हो जाते हैं ना, क्योंकि लोगों की ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है, लोग अपनी कमियां नहीं सुनना चाहते हैं। तो मैंने उनको क्या किया कि ये लोक व्यवहार की बुक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, इसको आप कम से कम 5 बार पढ़िए। तो ये इस तरह से टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना लेते हैं। और लास्ट में एक चीज़ बिल्बिट जी जो सिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि अनसीन कंट्रोल्स द सीन। मतलब अनसीन चीज़ें जो हैं वो सीन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। जैसे किसी आप बिल्डिंग को देखते हैं तो उसका अनसीन पार्ट क्या होता है, जो जमीन के नीचे है, नींव उसकी, वो कंट्रोल करता है जो उसका सीन पार्ट है, जो जमीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी सी बिल्डिंग। कोई पेड़ है तो उसका अनसीन पार्ट उसका जड़ है, तो वो जड़ कंट्रोल कर रही है जो पेड़ की पत्तियां हैं, जो फल निकले हुए हैं। इसी तरह से एक इंसान का जो, जैसे एक डायमंड का जो सीन पार्ट आप देखते हैं, वो उनका रिकग्निशन देखते हैं, उनकी गाड़ियां देखते हैं, उनका पैसा देखते हैं, बैंक बैलेंस देख सकते हैं, ये सीन पार्ट है। अनसीन पार्ट क्या है, उनकी जो सेल्फ इमेज है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो माइंड सेट है, ये अनसीन पार्ट है। वो अनसीन पार्ट कंट्रोल कर रहा है सीन पार्ट को, जो दिखाई दे रहा है। अब वो अनसीन पार्ट को मजबूत कौन बनाता है, सेल्फ इमेज को, थॉट प्रोसेस को, माइंड सेट को मजबूत कौन बनाता है, वो सिस्टम मजबूत बनाता है। अगर आप उस अनसीन पार्ट को मजबूत, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव को मजबूत नहीं बनाएंगे ना आप सिर्फ चाहेंगे कि हम बिल्डिंग खड़ी कर दें, तो जैसे जरा से भी हवा आएगी वो गिर जाएगा। किसी पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ जो है सड़ जाएगा। ऐसे अगर वो अनसीन चीज़ों को आप ठीक नहीं करेंगे तो सीन चीज़ें अगर अचीव भी हो जाएंगी तो टिकेंगे नहीं आपके पास। तो हमारे सिस्टम में जैसे जैसे आप वो अनसीन चीज़ों को ठीक करते जाते हैं ना, अपनी सेल्फ इमेज, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें, आपका बिजनेस अपने आप ठीक होता जाता है, और वो चीज़ें ठीक करता है हमारा सिस्टम। तो ये सब बातों को अगर हम समअप करें तो 100% पिन क्या करता है, जैसे हम कैसा बिजनेस चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे हम प्लान में मैंने बताया कि हम लोग एसेट बिल्डिंग बिजनेस में हैं, लेकिन हम किसको एसेट कहते हैं? हमारे बिजनेस में एसेट क्या है? हमारे बिजनेस में एसेट है जो हमारे लोग हैं। लेकिन क्या सिर्फ लोगों को एसेट कहा जाएगा? जैसे क्रिकेट की टीम है तो उसमें हम किसको एसेट कहेंगे? किसी भी 11 लोगों को एसेट कहेंगे? सड़क से उठा के 11 लोग अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम में ले आए तो हम उनको एसेट बोलेंगे? या वो लोग, वो 11 लोग जिनका थॉट प्रोसेस, जिनका माइंडसेट, जिनकी स्किल्स उस गेम को खेलने के लिए बनी हुई है, मतलब उस गेम के हिसाब से वो बने, अपने आप को जिन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो एसेट है ना। तो हम, हमारे नेटवर्क में सिर्फ लोग हैं वो एसेट नहीं है, लेकिन वो लोग जो 10 तारीख तक 100 पीवी कर लेते हैं, वो लोग जिनको क्लैरिटी ऑफ विजन है, वो लोग जो चैलेंजेस को एक सक्सेसफुल आदमी की तरह हैंडल करना जानते हैं, वो लोग जो टूल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो लोग जिनका अनसीन पार्ट जो है वो मजबूत बनता जा रहा है, वो लोग रियल एसेट हैं। तो हम ऐसा बिजनेस चाहेंगे जिसमें कि हमारी टीम में ऐसे लोग हों। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि हमारी टीम में लोग 100% पिन पे रहें, क्योंकि 100% पिन ये इंश्योर करता है कि ये जो लोग इस पिन पे हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और वो उनकी टीम में भी डेवलप हो रही हैं। तो हम लोग का जो बिजनेस बिल्डिंग मेथड है वो यही है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग खुद 100% पिन पे जाएं, और हमारी टीम में हम ऐसे लोगों को डेवलप करें जो 100% पिन अचीव करें। तो इस तरह से हम लोग ज़रूर आज आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखा पाए होंगे। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग को बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करने का। तो थैंक यू।